नमस्कार, मैं हूं तस्नीम खान और आप देख रहे हैं आधी दुनिया पूरी बात, जिसमें हर बार हम लेकर आते हैं ऐसी महिलाओं को जिन्होंने अपने दम पर कुछ अलग किया है, समाज को कुछ अलग दिया है, समाज को बदलने का काम किया है, उस सोच को बदलने का काम किया है जहां ये माना जाता है कि महिलाएं सपने नहीं देख सकती या उन सपनों को देखती हैं तो उनको पूरा नहीं कर सकती। तो आज के सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ही महिला जिन्होंने अपने दम पर वो सब कुछ हासिल किया जो किसी के लिए सिर्फ एक सपना हो सकता है। स्वागत है आपका कुलसुम मलिक जी। कुलसुम मलिक जी के बारे में बता दें कि ये एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है कुलसुम मलिक। ये एक उनका क्या सपना रहा, क्योंकि कहीं से चलना और कहीं तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं होता। इस सफ़र के दौरान कहीं जगह पर फूल मिलते हैं तो कहीं कांटे भी मिलते हैं। तो वो किस तरह की मुश्किलों से दो चार हुई, किस तरह से वो आज इस मकाम पर पहुंची हैं कि देश दुनिया के लोग उनको जानते हैं। तो सफलता, हम हमेशा सफलता को देखते हैं, किसी सफल व्यक्ति के चेहरे को देखकर कहते हैं कि वो कितना खुशनसीब है। तो इस खुशनसीबी के पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत होती है, कई सारे फेलियर्स होते हैं। तो क्या मेहनत रही, क्या फेलियर्स रही, जानते हैं कुलसुम मलिक जी से। तो सबसे पहला कुलसुम जी, आपसे सवाल यही है कि सपना देखना कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी के लिए? उसके बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सपने देखना। तो मैं तो बचपन से ही शुरू कर दिया था। जब मैं 8 साल की थी उस वक्त मेरे फादर एक्सीडेंट होके ख़त्म हो गए थे और मेरी माँ 8 बच्चों के साथ उस ज़माने में, तो सन 60 के अंदर मेरे जो फादर की डेथ हुई थी, तब आप समझ लीजिए, तब तो मैं शायद 6-7 की थी, इतनी थी, कुछ छोटी सी थी, मुझे अच्छी तरह धुंधली याद है, मुझे नहीं याद। लेकिन ये है कि उस वक्त भी जब थोड़ा सा होश संभालने लग गई, जैसे 10 साल की हुई, 12 साल की हुई, स्कूल जाने लगे, जाते थे, पढ़ते थे, तो वहाँ पे एक मेरे दिमाग के अंदर जब दूसरे अपने कज़िन्स को मिलती थी तो एक जहन में रहता था कि हम ऐसे क्यों नहीं हैं। क्योंकि मेरी माँ के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ थीं। जब मेरे फादर एक्सपायर हुए हैं उस वक्त सिर्फ मेरे 2 बहन भाइयों की शादी हुई थी और हम 8 बहन भाइयों में आई वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ हर। तो ये देख लीजिए कि गर्मियों की छुट्टी होती थी और अपने ननिहाल वालों के पास जाते थे, इकट्ठे होते थे, तो वो सब कोई आईपीएस के बच्चे थे, कोई लॉयर के थे, कोई एमपी के थे, बहुत बड़े बड़े मकाम पे थे। मेरे जो मामा मामी और सभी लोग, मेरे खालू और खालाएँ थीं, लेकिन हमारी मदर का मकाम कुछ भी नहीं था और बहुत तकलीफ़ों से गुज़र रही थी। तो तब मेरा ये जहन के अंदर जागते वक्त मैं ख्वाब देखा करती थी कि एक दिन मैं बड़ी होंगी और मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी कि जब मैं इनके मुकाबले आके खड़ी होंगी। तो आपने क्या सपना देखा अपने लिए, क्या होने का सपना देखा? मैंने यही देखा कि मैं, देखिए मेरी एजुकेशन तो मैं सच बोलूँ कि आपको मेरी ज़्यादा नहीं हो सकी, कि कुछ माँ की तकलीफ़ें भी इस तरह थी और मुझे ख़ुद भी सच बताऊँ शौक़ कम ही था पढ़ने का, लेकिन माहौल नहीं मिलता था, इसलिए जैसे तैसे करके 12th पास करी। और वो पास करने के बाद, 12th पास करने के बाद फिर सोचा कि अब कहाँ जाऊंगी, कैसे करूंगी। तो मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी मैं ड्रेस डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। सो ड्रेस डिज़ाइनर का सोच नहीं सकते थे कि भाई क्या बन सकता है। तो मैं कहती, तो अम्मी कहती दर्जी बनोगी तुम? तो मैं कहती दर्जी भी समझ लो या जो भी कहोगे, जो अच्छे अच्छे नए डिज़ाइन के कपड़े बनाते हैं और वो करते हैं, वो सब मैं करूँगी, मैं सीखूँगी। तो तब तकदीर में कुछ और ही मंजूर था। तो मैं इसलिए कहती हूँ तस्नीम के तकदीर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंसान सपने देखता है, लेकिन अगर ईश्वर मालिक अगर आपकी तकदीर में कुछ अच्छा लिखा है तो शायद वो सपने जो हैं आपके सच हो जाते हैं। उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। कि जब हम शुरुआत करते हैं तो कई लोग उसमें हमारे शामिल होते हैं, चाहे वो आसपास के लोग हों, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि ये कैसे होगा,
ये कैसे करोगी, ये ठीक नहीं होगा, या ये इसमें फेलियर ज़्यादा है, ये सफल नहीं होगा। तो ऐसा क्या आपने शुरुआत की और किस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिली? बिल्कुल, ये तो आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया है कि जो रूबरू हुई हूँ इससे मैं, कि जब मैंने उस काम शुरू करा, सीखा है सिलाई वाला, कढ़ाई का सीखने का, एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन थी अजमेर शरीफ में, मैं अपने भाई के पास रहती थी। तो वहाँ पे मैं तो साइकिल पे जाती थी, लेकिन तकदीर को मंजूर था, थोड़े दिन, 1 महीना हुआ था जाते हुए, सिर्फ रैपर ऑन और ये सब बनाने सीखे ही थे। तब तक तो मैं एक्सीडेंट से गिरी, कोई आदमी मुझसे टकराया और मेरा हाथ में फ्रैक्चर हो गया। अब वो फ्रैक्चर भी ऐसा हुआ कि वो जुड़ने का नाम नहीं ले रहा था, कभी अजमेर कभी जयपुर, कभी अजमेर कभी जयपुर। एट लास्ट मेरा ऑपरेशन हो गया और मैंने पढ़ते पढ़ते वहाँ बैठे हुए हॉस्पिटल में मैंने पढ़ा कि कोई एक ऐसा प्रोफेशन है ये ब्यूटिशियन का, कि इस प्रोफेशन के अंदर आपको ना तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन होने की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, लेकिन आप अपने मेहनत और हुनर के दम पे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। और ये बात मेरी शायद मदर भी कहा करती थी कि हमेशा आपका जो हुनर और तालीम होती है, ये आपकी विदेश में भी माँ के समान होती है, क्योंकि हुनर और तालीम ये दोनों चीज़ें बराबर बराबर चलती हैं, क्योंकि तालीम के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, और हुनर है तो उसमें 4 चाँद लग जाते हैं। क्योंकि जब आपके अंदर जुनून होता है तो जुनून आपको रुकने नहीं देता, कहीं आगे बढ़ाने का मजबूर कर देता, बेचैन रहती है। तो बस मैं वहाँ से निकली और मैंने कहा कि मैं जगह ढूंढती हूँ, मैं तो अपना खुद का सैलून खोलूँगी। उस वक्त सैलून की डेफिनेशन नहीं लोग जानते थे कि होता क्या है। सिर्फ सैलून का मतलब होता था हेयर कट होना, जो कि एक नाई की दुकान होती थी। लेकिन जब हमने सीखा और हमने जहाँ मुझे मिली वो जगह मिल गई, तो हमें अच्छा खासा बिल्कुल मार्केट के अंदर ग्राउंड फ्लोर मिल रहा। पर जो मेरे साथ गए थे, जो मेरे एक तरह से गॉड फादर की तरह थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, लेडीज़ यहाँ बहुत झेपेंगी। एक ज़माना था जब ये लोग बाग इस चीज़ को, इस काम को, जैसे आप कह रही थी ना, कि बहुत नेगेटिव लेते थे कि ये क्या है, इसके अंदर ये क्या करोगी तुम, और इसके अंदर कितने दिन फैशन चलेगा। और रिश्तेदारों ने भी कहा कि आगे फिर क्या करोगी ज़िंदगी में तुम। तो मैं कहती देखते जाते हैं, क्या होगा, जो होगा देखी जाएगी। कहते हैं ना, मंजूर खुदा होता है वही होता है। तो मैंने फिर अपना काम शुरू करा, बैठी रहती थी वहाँ, मुझे फर्स्ट फ्लोर पे मिला, और कई बार मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक एक क्लाइंट नहीं आता था। शाम को जब मैं बैठ के रिक्शे में निकलती थी तो 1-2 क्लाइंट जो मेरे को रामबाग में आया करते थे वो मिल जाती थी रिक्शे में। कहती कहाँ जा रही हो, मैंने कहा घर जा रही हूँ। कहती नहीं मैं आईब्रोज करानी है, ज़रा हमारे साथ वापस चलो। वापस उनके साथ आती थी और फिर वापस सैलून खोलती थी। उस वक्त 3 रुपये हम लेते थे, उन 3 रुपये के लिए मैं इतनी दूर आती थी और फिर मैं अपना सैलून खोलती थी। बस उसी तरह वो स्ट्रगल जो चला, उसके बाद मैंने मुड़कर ही नहीं देखा। और फिर ग्रेजुअली मेरा नाम वर्ड ऑफ माउथ से चला आगे, और उसमें धीरे धीरे मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट आया करती थी, मिसेस महाजन। वो किसी बहुत बड़े ऑफिसर की वाइफ थी, तो मुझे मेरा हाथ देख के कहती थी कितना अच्छी तुम्हारा हाथ है, कितना सॉफ्ट है, तो तुम एक काम करो, तुम और इसको इम्प्रूव करो और तुम दिल्ली जाओ, और दिल्ली जाके किसी बड़े सैलून से और सीखो, इसको अपडेट करो। तो मैंने कहा ज़रूर जाऊंगी। उनसे एड्रेस लिया, मैं एड्रेस लेके पहुंची, ढूंढ ढूंढ के कहते हैं ना, ढूंढो तो आप भगवान या खुदा भी मिल जाता हैगा। और मुझे वो मिल गई। उनसे मैंने बात करी, उन्होंने कहा आप आको हॉस्टल में रुको, मेरे यहाँ काम सीखो। वो सीखा, उसके बाद अपने सैलून का नाम चेंज करा, उनका फ्रेंचाइज ले ली मैंने। लेकिन वो भी तकदीर को मंजूर कुछ और ही था, चलता गया। वो बहुत साल तक, उस बीच में मेरी शादी हो गई 81 के अंदर, और 81 में मेरी शादी हो गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं रहते थे, वो दिल्ली ताज के अंदर जॉब करते थे। तो वो बेचारे वीक में एक बार आते, मेरे को बहुत सबल देते, बहुत हिम्मत बताते और कहते तुम आती जाती रहा करो। फिर मैंने उनसे धीरे धीरे, मेरे एक बेबी हो गया, बड़ा बेटा मेरा समीर है। तो उसके बाद हमने कैसे कैसे बच्चे को गोद में ही लेके जाती और वहीं रखती। मेरे साथ असिस्टेंट होती थी 2-3, वो भी दिन में बच्चे को संभाल लेती, कभी जब मैं काम करती तो वो संभाल लेती। फिर आपको मोटिवेशन किस तरह से बना रहा आपका?
देखिए, मैंने कहा था अगर हिम्मत आप नहीं हारे तो कई बार मेरे जो हेयर कट वगैरह मैं करती थी तो वो बाल धोते थे तो बाल जाके नालियों में फंस जाते थे और वो नाले चौक हो जाते थे। तो मैं आज थोड़ी कि फ़ोन उठाया, प्लम्बर को फ़ोन करा, प्लम्बर आ गया। मैं खुद प्लास्टिक की थैली पहन के वो बालों को निकालती थी। नोबडी कैन बिलीव दिस कि कई बार क्लाइंट पूछते थे। अब खुद इंसान जो प्रोफेशन में होता है उस हिसाब से आपको अपडेट रहना पड़ता है। तो मुझे कई क्लाइंट कहते थे तुम क्या क्या करती हो, मुझे कहते तुम्हारे पैर बड़े सुंदर हैं, तुम क्या करती हो, मैं कहती पेडिक्योर करती हूँ, तो आज हमारा भी पेडिक्योर करो। कैन यू बिलीव इट, मैं उस वक्त पेडिक्योर भी कर देती थी। तो कई लोगों का फिर मैंने ऐसे अपने आप को, आपका अपना एक ब्रांड है, वहां तक कैसे पहुंचे आप? वहाँ फिर जब मैं आगे बढ़ी तो फिर मैंने उसको बड़े लोन लेने शुरू करे। उसके बाद फिर मैंने बड़ा एक सैलून खोला, उसके अंदर फर्स्ट राजस्थान का, पूरे राजस्थान में हेल्थ स्पा खोला। और जब मैंने हेल्थ स्पा खोला और मैंने राजमाता साहब को इनवाइट किया तो उन्होंने जाके, उस वक्त विक्रम सिंह जी वहाँ पे मैनेजर होते थे, उनको कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, द गर्ल हु इज़ फ्रॉम नॉट जयपुर, उसने हिम्मत करके फर्स्ट राजस्थान के अंदर हेल्थ स्पा और हेल्थ क्लब खोल दिया, तुमने अभी तक क्या किया, तुम हेल्थ क्लब खोलो, हेल्थ स्पा खोलो। उसके बाद वो पीछे लगे और उन्होंने फिर तो स्पा और हेल्थ क्लब का ऐसा चला चलन कि बहुत मैंने बड़ा चलाया, बहुत सालों तक चलाया। उसके बाद लेकिन मेरा एजेंडा वो नहीं था। तकदीर ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि मैं किसी के साथ कभी पार्टनरशिप एक सैलून खोला था, वो मेरा नहीं उनके साथ बनी। उन्होंने मेरा पैसा 2.5 लाख रुपया मुझे वापस दे दिया। आप बिलीव कीजिएगा, वो मुझे 2.5 लाख उनकी दुआ से और इतने फला, वो मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन जाकर मेरे 1.5 लाख की तो ज़मीन ख़रीद ली। बाकी पैसा उन्होंने धीरे धीरे मुझे लेडी इंटरप्रेन्योर में बुक करा और उन्होंने कहा अब तुम धीरे धीरे ना प्रोडक्ट अपने, अभी तो फ़िलहाल तुम्हारी फैक्ट्री तैयार नहीं है तो मकान का किराए का मकान लेके और तुम अपने प्रोडक्ट शुरू करो। सारी रेसिपीज़ स्टार्ट करी हम लोगों ने, कुछ उसमें से ख़राब हो जाती थी, कुछ ठीक रहती थी। आप बिलीव कीजिएगा कि मैं रात को अकेली, सब सो जाते थे, अकेली, मेरा बिल्कुल अटैच मेरे घर से वो मकान जो था मिला हुआ था, तो मैं उसके अंदर जाके रात को 3 बज जाते थे मुझे एक बैच बनाने में, और वो कई बार फट जाता था। फिर रोती थी मैं बैठ के कि हाय ये ख़राब हो गया मेरा सारा सामान। वो या तो मिलावट में उसमें कोई कमी रह जाती थी या कुछ ऐसा उसका इस तरह का रिएक्शन होता था कुछ हर्ब्स का और उसका, कि वो ख़राब हो जाता था। खैर हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा इंशाअल्लाह एक दिन होगा और हम ज़रूर सक्सेस होंगे। मेरे हस्बैंड का बहुत इतना साथ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने काला करा और सफ़ेद करा, नुकसान किया, फ़ायदा किया, मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे नहीं टोका। कोई भी सपना देखे या कोई भी किसी भी मकाम तक पहुँचे, क्योंकि आज आप बड़े मकाम तक हैं, तो कोई भी वहाँ उस मकाम तक पहुँचे उसके लिए आप क्या ज़रूरी मानते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब तक अंदर से फायर नहीं होगी, आपके अंदर जोश नहीं होएगा और आपका डिटर्मिनेशन नहीं होगा, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपका अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, इरादे पुख्ता होने चाहिए आपके, और रास्ते आपके सही होने चाहिए। आप ऐसे नहीं है कि आपने करी तो इंजीनियरिंग है और आप क्या कहते हैं ड्रेस डिज़ाइनिंग को कोर्स करने लग गई हैंगी, आपने करा तो हॉर्टिकल्चर है और आप कुछ और ही करने लग गए हैंगे। तो अपनी जो ट्रैक होती है उस ट्रैक के हिसाब से आप जिस फील्ड में हैं उससे रिलेटेड अगर आप रास्ता पकड़ते हैं तो आपको सक्सेस 100% मिलती है। तो पहला तो मेरा यही रहा कि अपनी लाइन को मैंने नहीं छोड़ा। किस्मत पर बहुत से लोग भरोसा करते हैं, आप क्या मानती है, मेहनत और किस्मत में से किसे आप मानती हैं? मैं मानती हूँ तस्नीम के एक गाड़ी के अंदर दोनों पहिए ही हैं। ये अगर पंचर एक हो गया तो दूसरी कितना भी आपकी तकदीर तेज़ है तो आप फेल हो जाओगे। आपने तकदीर आपकी साथ चल रही है और मेहनत नहीं कर रहे हो, तो उनके दोनों के बिना आप बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए उस मालिक से हमेशा अपने सब्र की दुआ मांगें और अपने उसकी शुक्र की दुआ मांगें कि तूने जो दिया है बहुत दिया है, बस तू इसी तरह रास्ता दिखा और
सही रास्ते पे चला। आपने जब शुरुआत की थी एंटरप्रेन्योरशिप की, उस समय में महिलाएं बहुत कम घर से बाहर निकलती थी और एंटरप्रेन्योरशिप में जाना घाटे का सौदा माना जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी आप उधर वहाँ पर गई। आप आज क्या देखती हैं, तब में और आज में आप कितना फ़र्क देखती हैं? क्या समाज आज भी महिलाओं को वो आज़ादी दे पाया है? देखिए, सबसे बड़ी तो मैं इसमें जो तब्दीली मानूंगी ना, वो ये है एजुकेशन का बड़ा फ़र्क हुआ है। एक टाइम होता था जब सिर्फ शहर के लोग ही अपने बच्चों को पढ़ाना सही समझते थे और पढ़ाते थे, या बच्चियों को स्पेशली। और आज ये है कि गांव दर गांव, छोटे से छोटे गांव में भी अगर उनको थोड़ा सा भी मोटिवेशन कोई देने वाला मिल जाए, लगा के झोपड़ पट्टी तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एजुकेशन जो है एक बहुत बड़ा अपने एजेंडा है, जिसकी वजह से इंसान में, हमारे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर जो रेवोल्यूशन आया है वो एक एजुकेशन से आया है। और एजुकेशन अगर नहीं है तो वही वाली बात है कि आदमी में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं होता है। इस एजुकेशन को लेकर क्या आप मानती हैं कि महिलाओं के प्रति जो व्यवहार है हमारे समाज का, उसमें कुछ बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया। उसकी वजह भी ये है कि कुछ तो औरतें, अपनी लड़कियां, औरतें, महिलाएं जो हैं वो अपने हक़ूक़ को लेके बहुत कॉन्शियस हो गई हैं कि पढ़ाई की, और ये सब कुछ पढ़ाई की वजह से हुआ है कि उनके क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों के लिए आज लड़ने के लिए खड़ी हो जाती हैंगी। कम पढ़ी लिखी औरतें भी, आज मैंने कल देखा यहाँ कोई रैली निकल रही थी कि उसके अंदर झंडे ले लेके, कम पढ़ी लिखी थी वो लेकिन खड़ी थी। तो अपने हकूक़ को, अपने जो उनके अधिकार हैं उनके ऊपर अगर औरतें, महिलाएं डटी रहें तो कोई भी नहीं फ़र्क होता। और मैं तो ये जानती हूँ, कोई बहुत रेयर केसेस हैं जो आज सुनने में मिलते हैं, बहुत गलत जो बातें हो रही हैं। बाकी एक हमेशा ये जेंडर इस तरह ख़त्म हो रहा है कि जेंडर को आजकल लेते ही नहीं है लोग। आज 4 लड़के, 4 लड़कियां एक साथ बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, वहाँ वो जेंडर बिल्कुल नहीं लेते, दे आर फ्रेंड्स। हम पूछते भी, अपनी बच्ची से पूछते हैं, भाई क्या है ये तुम्हारे दोस्त लड़कियां, ये कहती है मम्मा यहाँ हमारे आप जेंडर मत सोचा करो, दे ऑल आर माई फ्रेंड्स। तो अभी ये फ़र्क जो है बहुत बढ़ रहा है और आई होप कि ये बहुत अच्छे के लिए बढ़े और इसमें जो हमारे अधिकार हैं उसका हनन ना हो और लड़कियां इसी तरह स्ट्रांग होती जाएं। पर कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, पर ओवर कॉन्फिडेंस होना हर जगह ज़रूरी नहीं। हम देखते हैं कि अगर एक औरत पढ़ी लिखी, एक कहावत चली आई हमेशा, तो कई लोग जो है उस परिवार के पढ़े लिखे होते हैं। तो कुलसुम मलिक जी जो इस मुकाम पर हैं, उन्होंने कितना कुछ बदला अपने ही परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने आसपास समाज में? मैं तो देखिए, मैं बता रही हूँ ना, मैंने शुरू में ही शायद आपको बताया था तस्नीम कि मेरी मदर जो थी वो सिर्फ दीनी तालीम पढ़ी हुई थी और घर में शायद माहौल नहीं था क्योंकि सब लोग बाहर चले गए थे और हम लोग ही सिर्फ एक थे जो गांव के अंदर रहते थे, छोटे कस्बे में रहते थे। यहाँ मैं एजुकेशन नहीं, मैं डेयरिंग की बात कर रही हूँ कि वो डेयरिंग जो है, जो कुलसुम मलिक में रही, वो कितने लोगों तक पहुँची? वो उसके वजह ये है, उसकी इतना पहुँच गई कि एक कुलसुम मलिक जैसी ना पता नहीं हज़ारों खड़ी हो गई हैं अब जयपुर शहर में, हज़ारों के लाखों बोलूँगी। और आज बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं या महिलाएं हैं जो मैं कई बार टीवी में इंटरव्यू ही देखती हूँ कि छोटे छोटे बाड़मेर, जैसलमेर टाइप के गाँवों वगैरह में भी उन्होंने अपना हथकरघा उद्योग लगा लिया है या कढ़ाई बुनाई से ही आगे बढ़ गई हैं। मतलब उनके अंदर जोश और जुनून था और हिम्मत थी और मेहनत थी, जिसकी वजह से शायद वो इंटरनेशनल मकाम पाली हैं और पाया। अब ये तो देखिए कि एक वो गुलाबो हमारे यहाँ की इतनी मशहूर है, उसको बेचारी को कहते हैं गाड़ दिया था लेकिन लोग निकाल लाए, नसीब उसका तेज़ था, उसकी मेहनत रंग लाई के टिल नाउ
शी इज़ गोइंग टू बी आई बिलीव मोर देन 60, लेकिन आज भी वो मेहनत कर रही है, ये उसी की मेहनत है। महिलाओं के लिए आप क्या कुछ करती है, क्योंकि कई सारी फाउंडेशन वगैरह से बिल्कुल करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। आज मेरे देखिए 1 2 3 3-4 सैलून्स ऐसे हैं जहाँ मेरे पास बच्चियाँ, कई तो ऐसी बच्चियाँ हैं जो मेरे यहाँ पहले झाड़ू पोछा करती थीं, उनको ग्रेजुअली उनका शौक़ और जुनून देख के उनको ग्रेजुअली धीरे धीरे मैंने अपने सैलून के काम पे डाला और वो आज बहुत अच्छा कमा रही खा रही। उनमें से 1-2 ने तो अपने खोल लिए, और कुछ बच्चियां मैं SOS विलेज से 20 साल या 30 साल से जुड़ी हुई हूँ। एक बच्ची तो मेरे पास 30 ईयर से है, जो खुद भी वो आई थी 15 साल की मेरे पास, और 30 साल उसे मेरे यहाँ आज हो गए, शायद वो 45 की हो गई होगी। उसके बच्चे 20-25 साल के हो गए, और वो बच्चियाँ मेरे पास SOS विलेज की डेफ एंड डम बच्चियों को मैंने सिखाया। वो बच्चियों की बहुत अच्छी जगह शादियाँ हुई, और उन्होंने आज भी वो अच्छे सैलूनों में जॉब कर रही हैं, जैसे कोई दिल्ली चली गई है वहाँ कर रही है। और SOS विलेज की बच्चियाँ कोई चूरू में हैं, कोई किसी की शादी हो गई झुंझुनू में, और कोई ऐसे छोटे छोटे शहरों में, वहाँ जाके उन्होंने सैलून खोला। टिल नाउ वो मेरे टच में हैं और मुझे फ़ोन करती हैं। एक बड़ा सवाल है कि ब्यूटी को लेकर आजकल लोग बहुत क्रेजी नज़र आते हैं। उनका ब्यूटी को लेकर उनका ये कंसर्न रहता है कि चेहरा जो है वो बिल्कुल वो फेयर रहे, उनका कलर जो है वो बिल्कुल फेयर रहे, उनकी नाक ऐसी होनी चाहिए, आँखें ऐसी होनी चाहिए, और उसके लिए वो प्लास्टिक सर्जरी तक करवा लेते हैं, जबकि हम जानते हैं कि उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आपका क्या कहना है इन चीज़ों पर? देखिए, मैं बता रही हूँ कि उनको छोड़िए कि ये आज अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स ने जब देखा कि ये बिजनेस इतना बूमिंग है, तो लोग पहले सिर्फ हार्ट स्पेशलिस्ट बनते थे या ऑर्थोपेडिक बनते थे या चाइल्ड स्पेशलिस्ट बन जाते थे, लेकिन आज बहुत मैक्सिमम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट बन रहे हैं। और उसकी वजह से आज दिल्ली के अंदर या भी जयपुर में तो मैंने नहीं सुना बहुत ज़्यादा इस तरह के डॉक्टर ने खोले हों, लेकिन इतने बोटॉक्स और ये सब चीज़ें, देखिए वो क्या होता है, मीडिया वही सब आखिर में आके मीडिया पे आ जाती है कि इंडस्ट्री के लोगों को तो वो तो दे आर सेलिंग देयर ब्यूटी और उनकी फिटनेस। और रही बात कम्प्लेक्शन की, तो कम्प्लेक्शन फेयर होना इट्स ए प्लस पॉइंट, ठीक है अगर, लेकिन जो कुदरत ने आपको नया नक्श या कम्प्लेक्शन दे दिया उसको आप थोड़ा बहुत इन्हेंस कर सकते हैं। मैं कई बार कोई आता है मुझसे पूछते हैं तो मैं कहती हूँ आप सोचो कि हम आपको काले से गोरा कर देंगे, वो हो नहीं सकता। आप केयर करेंगी, अपना ध्यान रखेंगी, अच्छे साइड के अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करेंगी हर्बल, तो आपके जो आपकी एपिडर्मिस है वो चमक जाएगी, चमकदार हो जाएगी, आप अच्छी साफ नज़र आएंगी और हेल्दी रहेगी आपकी स्किन। लेकिन हम काले से गोरा नहीं कर सकते। अब रही बात ये बोटॉक्स वगैरह कराने की, अब देखिए बोटॉक्स का ये होता है कि लोग बाग बोटॉक्स करा के फिलर डलवा लेते हैं। हमने आज से मैंने 80 के अंदर अपना जो दिल्ली वाला कोर्स करा था, उस वक़्त सिलिकॉन थेरेपी हमने पढ़ी थी। तो एक तरह से बोटॉक्स जो है वो सिलिकॉन थेरेपी ही है। और सिलिकॉन थेरेपी क्या होती है कि सिलिकॉन डाल देते हैं, वो अंदर जाके खमीर की तरह फूलती है, और वो फूल के वो जो शेप होती है, चाहे वो आपके बस्ट की हो या आपके चेहरे की हो, नोज़ की हो, उसको वो उतनी मकदार में डालते हैं बिकॉज दे आर डॉक्टर के जितना चाहिए होता है। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि बहुत साल कराने के बाद आई एम श्योर कि वो, मैं तो किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ क्योंकि मैं सैलून चलाती हूँ और मैंने आज तक कभी बोटॉक्स कराए नहीं है अपने, मैंने कभी कुछ नहीं कराया। लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि उनके आज नहीं तो कल 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद उनको साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ेगा। आपकी नज़र में खूबसूरती के मायने क्या हैं? खूबसूरती के मायने सबसे ज़रूरी देखिए आपकी पर्सनैलिटी है। जैसे आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत गोरी हैं, पतली हैं, लंबी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आपके अंदर तहजीब का मादा कम है या आपकी बोलचाल में बहुत फुअरता है, तो वो आपकी खूबसूरती भी ज़ीरो हो जाएगी। अगर आप मामूली सूरत की हैं और बहुत तहजीब के साथ अपनी बात कर रही हैं,
देखिए गुस्सा मुझे भी आता है, सबको आता है, और नॉलेज और एजुकेशन का फ़र्क हो जाता है। उस चीज़ को आप अपने यहाँ इस्तेमाल कीजिए। तो सबसे ज़्यादा फिटनेस पे अपना ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने बालों पे ध्यान दीजिए कि आपके हेल्दी रहें, आपकी स्किन हेल्दी रहे। एक टेम्परेरी चीज़ें तो सिर्फ इन्हेंस करने के लिए होती हैं, चाहे वो मेकअप हो और चाहे वो डॉक्टरी कोई ट्रीटमेंट हो। बिल्कुल। वो महिलाएं जो कुछ करना चाहती हैं, अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती हैं, कई मुश्किलें देखकर रुक जाती हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको अभी आपको यही बताया था कि उनको जो उनके दिमाग में है कि मुझे ये काम पसंद है। मुझे बहुत कॉलेजेस में बहुत जगह बच्चों के लिए बुलाया जाता है मोटिवेशन के लिए। मैं उन बच्चों को ये कहती हूँ, तुम लोग इतने तकदीर वाले हो कि तुम्हें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तुम्हें इतने अच्छे कॉलेज में तुम्हारे माँ बाप पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा जिस चीज़ में है ना शौक़, उनके माँ बाप डॉक्टर हैं, उन्होंने हॉस्पिटल खोल रखा है, वो चाहेंगे कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। अब लेकिन उसको तो फोटोग्राफी का शौक है, उस बच्चे को तो उसको फोटोग्राफी का शौक है तो उसको करने दीजिए। अभी मैंने थोड़े दिन पहले कोई न्यूज़ पढ़ी कि उसको कोई गिटार बजाने का शौक था बच्चे को या क्या था, लेकिन माँ बाप दोनों बिल्कुल खिलाफ थे। पता नहीं उसने कमिट सुसाइड किया या क्या किया, गॉड नोज। पर बहुत बुरी न्यूज़ लगी, बहुत ख़राब लगा। तो बच्चों पे कभी फोर्स ना करें, जो बच्चे का शौक है उस शौक को बढ़ने दें आगे और उसको रास्ता दिखाएं। बिल्कुल, खूबसूरत होना चेहरे से ही काफ़ी नहीं होता है और ज़रूरी भी नहीं है। कुदरत ने आपको जो कुछ दिया है उसके साथ आपका एटीट्यूड, आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यही चर्चा की हमने कुलसुम मलिक जी से। कुलसुम मलिक जी, आपका बेहद शुक्रिया पत्रिका स्टूडियो में आने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा, ये मेरा प्लेजर है। आधी दुनिया पूरी बात में आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे एक नई पर्सनैलिटी के साथ रूबरू करवाने के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।